हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 झांसी की रानी। ओके स्टूडेंट्स, चले देखते हैं इस कविता में। आपने झांसी की रानी का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस कविता में बाकायदा डिस्क्राइब किया गया है कि उनके बचपन से लेके उनकी शादी हुई, वो कहाँ गई, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। ये देखें, रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो बनी हुई है। चले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे सिंहासन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो बहुत अलग अलग राज्य में, छोटे छोटे टुकड़ों में और बड़े बड़े टुकड़ों में अलग अलग जो राजा थे वो राज्य करते थे। ठीक है, तो सारे सिंहासन, सारे राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे और जो राजवंश थे उन्होंने ये भुकुटी मतलब कि गुस्से में ये शपथ ले ली थी। क्या? बूढ़े भारत में फिर से आई एक नई जवानी थी। जो बूढ़ा भारत था, जो शांत था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही थी, भारत में अपने पैर पसार रही थी। लेकिन अब लोगों को लगने लगा था कि अब हमको कुछ करना चाहिए, इससे ज़्यादा हम शांत नहीं रह सकते। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने हमसे छीन ली थी, उसकी अब कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। फिरंगियों को भगाने के लिए सबने अपने मन में ठान लिया था कि अब हम इनको भगा देंगे। चमक उठी जो सन 57 में मतलब कि 1857 में। ओके स्टूडेंट्स, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो स्टूडेंट्स, ये 4 लाइन बार बार रिपीट होंगी इस पोयम में। मैं इसलिए आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी दे देती हूँ ताकि बाद में बार बार ना देना पड़े। बुंदेलो मतलब बुंदेलखंड के रहने वाले। हरबोलो, जो हर मुंह से हमने एक ही चीज़ सुनी थी। क्या सुनी थी? कि खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक औरत होके भी मर्द, यहाँ आदमी को कहा जाता है, मर्दों की तरह, आदमियों की तरह लड़ी थी, इसलिए उनको बोला जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चले देखते हैं नेक्स्ट लाइन। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कानपुर के नाना जो थे उनकी मुंहबोली बहन थी ये, और इनका जो निक नेम था, जैसे आप लोगों का भी होता है, छबीली था, लोग इनको छबीली बोलते थे। लक्ष्मीबाई नाम था इनका और पिता की वो संतान अकेली थी, इकलौती संतान थी अपने पिता की। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना जो उनके मुंह बोले भाई थे, उन्हीं के साथ वो पढ़ाई करती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बरछी, टाड़, कृपाल, कटारी उनकी यही सहेली थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो बरछी होती है, जो डाल होती है, जो सारे ये तलवारबाजी और दूसरी चीज़ें होती हैं, निशाना लगाना और एक दूसरे से लड़ना, ये सारी चीज़ें उनकी पसंदीदा थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद ज़बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो वीर शिवाजी महाराज थे उनकी सारी कहानियाँ उनको बाय हार्ट याद थी। यहाँ पे जो ज़बानी वर्ड यूज़ किया गया है तो उसका मतलब है मुँह ज़बानी याद था उनको हर चीज़, और यहाँ यही ये चीज़ बताई जा रही है वहाँ पे। चले नेक्स्ट पैराग्राफ देखते। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। यहाँ पे वो कवि बोलना चाह रहे हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वो वीरता की अवतार थी। चाहे वो लक्ष्मी हो चाहे वो दुर्गा हो, वो एक बहुत बड़ी वीरता की अवतार थी। अवतार मतलब एक तरीके का फॉर्म। ठीक है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। यहाँ पे कहा जा रहा है जो मराठे थे, जिनको उस टाइम का बहुत फेमस माना जाता था कि वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ते हैं। आपने कहानियाँ सुनी होगी ना कि मराठों की तरह कोई नहीं है, वैसे ही। तो देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मराठे थे वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के वार देख के पुलकित हो जाते थे, खुश हो जाते थे कि एक औरत इतने अच्छे वार कर रही है। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार,
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ पे उसके जो मेन काम थे वो और लड़कियों की तरह घर के काम काज और गुड्डा गुड़िया के खेल इन सब या शादी करके अपना घर बसाने वाली सोच की लड़की नहीं थी। उनके जो मेन काम थे, जैसे नकली युद्ध जहाँ लड़ा जा रहा है तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। व्यू की रचना, कैसे सैनिकों को घेरा जाए, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, कैसे किसी का लड़ाई में परचम गिराया जाए, ये सब उनके बहुत अच्छे खिलवाड़ थे। उनको ये सब खेलना अच्छा लगता था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र उनकी कुल देवी थी और आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई वर्ड यूज ना करके कवि ने लिखा है वीरता। हुई वीरता, वीरता मतलब रानी लक्ष्मीबाई की सगाई हो गई किससे? झांसी में वैभव से। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब शादी हो गई और रानी जो थी मतलब जो छबीली थी अब वो लक्ष्मीबाई बन के झांसी आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वृदावली सी वे आई झांसी में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब एक नई चमक झांसी में देखने को मिल रही थी क्योंकि उनके राजा की शादी हो गई थी और हर तरफ खुशी ही खुशी का माहौल था। चिता से अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों से उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर तरफ महल में क्या थी? खुशी छाई थी, खुशी का माहौल था हर तरफ महल में, लेकिन वक्त को, किस्मत को क्या मंजूर था ये कोई नहीं जानता था। जो वक्त को मंजूर था तो वक्त धीरे धीरे क्या ले आया? काली घटा ले आया। तीर चलाने वाले हाथों में किसी को चूड़ियां नहीं बहाई थी। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया आई। आप खुद सोचें, एक लड़की जो अभी शादी होके आई है और कुछ ही दिन हुए हैं उसकी शादी को और वो विधवा हो गई, ये क्या ही ईश्वर का उसको वो है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निसंतान, अब जो राजा थे झांसी के उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी, तो वो निसंतान मर गए। अब क्या हुआ? शौक चारों तरफ फैल गया कि अब गद्दी में कौन बैठेगा। और जब एक कोई जो पावर में होता है वो चला जाता है तो हर इंसान चाहता है कि दूसरा पावर ले ले। ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहने लगी कि उसको पावर मिल जाए। बुझा दीप झांसी का डलगोजी मन में हलचाया। डलगोजी जो था उस टाइम झांसी के एरिया का ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर या हाई पोस्ट में बैठने वाला एक आदमी था, समझ रहे, कमांडो टाइप, ठीक है। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। डलहौजी को भी पता था कि अब तो इनका कोई पुत्र या पुत्री है नहीं, अब कौन सिंहासन में बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा मौका समझा कि वो रानी पे, वो क्या करे, झांसी पे कब्जा कर ले। ओके, चले आगे देखते हैं। अशुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब खामोशी से रानी लक्ष्मीबाई देख रही हैं कि उनकी झांसी उनसे छीनने की कोशिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था तब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि झांसी के राजा का देहांत हो चुका है और डलहौजी क्या चाहता है कि वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करे और जगहों पे कब्जा कर ले, ठीक है।
क्योंकि अभी तक तो झांसी झांसी के राजा के अंडर थी, मतलब डायरेक्ट थोड़ी बहुत तो ये भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन पूरा नहीं कर रहे थे। तो अब क्या है कि हर टाइम फिरंगी की नहीं चल सकती है ना, तो इस टाइम वो चाहते थे कि पूरी झांसी को ले ले। रानी दासी बनी, बनी रह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी, बनी ये दासी अब महारानी थी। अब रानी ने ठान लिया कि मैं अपनी झांसी को इनको ऐसे नहीं दूंगी बिना कुछ करे। इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वही छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अब क्या हो गया था, राजधानी को छीन लिया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और लखनऊ को भी बातों बात, मतलब बैठ के कि ऐसा ऐसा कर दो, हमको इतना लगान दो, वो सब करके उन्होंने लखनऊ को भी ले लिया था। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। पेशवा महाराज जो थे उनको इन्होंने बिठुर में कैद कर दिया था, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब बहा पर भी अभी हुआ था व्रज निपात। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंध, पंजाब और ब्रहा पर भी क्या हो गया था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल पागलों की तरह टूट पड़ी थी। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। मतलब हर तरफ देश के जिन भी हिस्सों में नवाबों का और राजाओं का राज था, उनको पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी लेना चाह रही थी, इसलिए उसने हर तरफ मार पीट, लोगों को उठाना, मारना, पीटना, या तो बातचीत करके उस मसले को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से भी बेजार। उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्तों के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो, नौलख हार। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात बताई जा रही है स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ में। रानी रोई रानी वासों में, मतलब जिन जिन राजाओं का उनसे छीन लिया गया था, उनकी जो भी गद्दी थी, जिस जिस एरिया में वो राज कर रहे थे, और बेगम गम से भी बेजार। सिर्फ राजाओं से नहीं छीना गया था, जो नवाब थे उनसे भी छीन लिया गया था। तो राजाओं की जो पत्नियां थीं वो क्या कर रही थी, रानीवासों में रो रही थी, और जो बेगम थी वो भी बेजार तरीके से रो रही थी, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उनसे उनके आदमियों का और उनके पति का सारा सिंहासन छीन लिया गया था। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्तों के बाजार। सोचिए आप कि उस टाइम के जो राजा थे, उस टाइम के जो नवाब थे, उनकी बीवियों के कपड़े कोलकाता के बाजार में बिक रहे हैं। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। अब जिन लोगों को, जिन भी नॉर्मल लोग जो हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, जिनको खरीद लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब उनको थोड़ा सा पैसा देते थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, वो लोग क्या करते थे, अखबार में हेडलाइंस छापते थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो, नौलख हार। अब यहाँ पे वो बोलते थे नागपुर के जेवर, जो नागपुर के राजा और उसके खजाने से चीज़ें उनको मिली थी, तो नागपुर के जेवर बहुत मशहूर हैं, और लखनऊ के नौलखा हार भी बहुत मशहूर हैं। तो ये लोग ऐसा हेडलाइन पेपर में छपवाते थे और नीलाम करते थे, किनकी, रानियों का और बेगमों का सामान। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है यो पर्दों की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, मतलब जो हमारे घर की औरतें हैं, हमारे घर की जो पत्नियां हैं, उनकी इज्जत, उनके कपड़े, उनके जेवर कितने बड़ी, किसी का कपड़ा या किसी के जेवर कितनी बड़ी उसके लिए वो होता है ना, एक गर्व वाला सामान होता है, उसकी सब चीज़ होती है, उसकी इज्जत होती है। किसी के जेवर आप ऐसे मार्केट में नीलाम कर रहे हो, ये सब बताया गया है यहाँ पे। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुलुपत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छवीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी की भी अच्छी हालत नहीं थी। जो रिवॉल्ट हुआ था वो ऐसा ही नहीं हुआ था। जो 1857
जिसको हम सन 57 की जो लड़ाई बोलते हैं, क्योंकि इतना मजबूर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अब इंडियंस के पास कोई और चारा नहीं था अपने हक के लिए लड़ने के अलावा। हर तरफ यही हाल था, महल में भी अपमान हो रहा था लोगों का, वीर सैनिकों, जो वीर सैनिक थे जिस फौज के, उनका भी अपमान हो रहा था पूरा, और जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा था। नाना जो थे, जो कानपुर के नाना थे धुदुपत पेशवा, वो अपना सामान जुटा रहे थे, वो अपनी फौज, अपनी सारी लड़ने के लिए चीज़ें, जैसे कि लोग पहले क्या करते थे, घोड़े इकट्ठा करते थे, हाथी इकट्ठा करते थे, तलवारें ज़्यादा होना चाहिए, सैनिक ज़्यादा होना चाहिए, किस तरफ से हम हमला करेंगे, किस तरफ से जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग पहले जंग में जाने से पहले राजा इकट्ठा करता था। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब जो छबीली थी वो चुपचाप बैठने वाली नहीं थी, उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि मैं युद्ध शुरू करती हूँ। मतलब उन्होंने अपनी तरीके से, अपने दिल दिमाग से युद्ध का एक वो दे दिया कि मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब अगर वो झांसी को नहीं बचाएंगी तो कब बचाएंगी। हुआ यंग प्रगम उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। यहाँ पे जो उनकी जो एक दासी थी जिसको उन्होंने एक तरीके से बहन भी बनाया था, ज्योति, वो उनकी मदद ले रही थी और उन्होंने बहुत मदद की थी इनकी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, मतलब महलों में हर तरफ आग लगी थी। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। आग कैसी लगी थी, आज़ादी की, कि अब कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमको परेशान करेगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और ये जो आज़ादी की लहर है, ये जो चिंगारी है, ये हर हिंदुस्तानी के दिल से आई थी। क्योंकि राजाओं की पत्नियों के साथ ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल इंसानों के साथ क्या होगा, राजाओं का जब सब कुछ छीना जा रहा है तो नॉर्मल इंसान के साथ क्या होगा। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ छत पे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। यहाँ पे बोल रहा है झांसी, दिल्ली, लखनऊ की बातें की जा रही हैं, और जब मेरठ, कानपुर और पटना है वहाँ पे भी बहुत भारी धूम मचाई थी। मतलब हर इंसान अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक तरीके से क्या कर रहा था, स्ट्राइक पे, मोड पे था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महाशन में कई वीरवर आए काम, नाना धुरतुपत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। तो यहाँ पे नाम लिया जा रहा है कि कौन कौन से वो फ्रीडम फाइटर्स थे बड़े बड़े जो इस स्वतंत्रता महाशय मतलब संग्राम में काम आए। नाना धुदुपत, जो कानपुर के नाना थे, तातिया टोपे, आपने सुना होगा, चतुर और अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिमान। सैनिक मतलब ये बहुत अच्छे सैनिक थे। भारत के इतिहास गगन में अमन रहेंगे जिनके नाम। आज भी हम उनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया उस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स अच्छे से रह सकें। लेकिन आज जुर्मा कहलाती है उसकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज इसी चीज़ को जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लोग क्या कहते हैं, जुर्म। जुर्म मतलब एक तरीके से कि तुमने गलत काम किया, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उन्हीं की कुर्बानी को, क्या लोग कह रहे हैं, उन्हीं के त्याग को लोग जुर्म कह रहे हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब यहाँ पे कवि ये पूरी चीज़ों को बता रहे हैं कि लखनऊ में क्या हो रहा है, मेरठ में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ। फिर वो कह रहे हैं कि इन सब के फ्रीडम फाइटर्स का डिस्क्राइब करके एक पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि इन सब की गाथा को छोड़ के हम कहाँ चलते हैं, झांसी के मैदानों पे चलते हैं, जहाँ एक लक्ष्मीबाई कहाँ क्या है, खड़ी है मर्दानों में, आदमियों के सामने खड़ी है अकेले, और क्या लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दिन आसमानों में। अब क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट वहाँ का गवर्नर था वॉकर, वो वहाँ पे आ गया, और वो जब आगे बढ़ा तो क्या है, रानी ने तलवार खींच ली और युद्ध शुरू हो गया। जो दृश्य था, जो चीज़ें थी, वो आसमानों ने देखा। ऐसा
एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब क्या हुआ, इस लड़ाई में जो वॉकर था वो जख्मी हो गया, उसको चोट लग गई। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, धोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो इस पैराग्राफ में रानी लक्ष्मीबाई का जो एक तरीके से जीत है वो बताई जा रही है कि अब वॉकर जो था वो तो भाग गया, अब रानी आगे आई और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से बहुत मीलों का सफ़र पूरा किया और उनका जो घोड़ा था वो गिर गया थक कर और वो क्या हो गया, मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, यमुना जो नदी है उसके तट पर फिर से अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से हार मिली थी उनको, रानी लक्ष्मीबाई ने उनको हरा दिया था। अब जो विजयी रानी है, जो जीती हुई रानी है, वो आगे आई और उन्होंने अपना अधिकार ग्वालियर में भी करा। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों के जो मित्र थे, अब मैंने आपको बताया ना, बहुत से राजाओं और नवाबों और बहुत से लोकल जो लोग हैं, बहुत जो नॉर्मल किसानी हैं, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ कुछ पैसे दे के ख़रीद लिया था कि आप हमारे लिए जासूसी करें और क्या करें, हमें सारी इन्फॉर्मेशन ला के दें, हम बस आपको पैसा देंगे, आपको सोना देंगे, आपको जेवर देंगे। और वो धीरे धीरे पूरी इंडिया पे कब्जा कर रहे थे। ऐसे ही तो वो कब्जा कर रहे थे, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग थी और दूसरी चीज़, हमारे बीच बहुत दुश्मन थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध शेष में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजय तो मिली, जीत तो मिली, लेकिन अंग्रेजों को फिर से क्या हुआ, अंग्रेजों की सेना ने फिर से घेर लिया था रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन अब के बार क्या हुआ, अंग्रेजों को फिर से मुंह की खानी पड़ी। काना और मदरा जो सखियां थी, जो एक तरीके से दासियां थी, वो रानी के साथ आई थी और उन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत ही कोहराम मचाया था। जैसे ये देखें, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बेचारा बना पड़ा है और यहाँ पे चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया है और वो क्या कर रही हैं, वो लड़ रही हैं। पर पीछे हुरोज आ गया हाय, गिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया है, पीछे से जो उनका दूसरा एक हेड है हुरोज, वो हमला कर रहा है, उसके वजह से रानी गिर गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विघम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक चतुर बहुतरे होने लगे वार पर वार। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अब क्या हुआ, रानी इन सबको जो उसने कमांडर ने वार किया, पीछे से उस पर निशाना मारा, उसके बाद भी रानी सबको काटती पीटती हुई आगे बढ़ी। लेकिन अब क्या हुआ, उनका पुराना घोड़ा तो मर गया था, नया घोड़ा था वो अटक गया, उसके वजह से चारों तरफ से अब क्या हुआ, हाँ, फिर से शत्रु चारों तरफ से आ गए और वार करने लगे। घायल होके गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरमोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये कितनी एक इमोशनल चीज़ है कि सोचें, फिर से वो गिरी और अब तो वो इसलिए गिरी क्योंकि उनको वीर गति पानी थी, अब तो उनको शहीद होना था। वो लड़ते लड़ते वो हो गई। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, बिला तेज से तेज की वे सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, उसकी जीवित करने आई वन स्वतंत्रा नारी थी। सोचे जिस उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुई, वो सिर्फ 23 साल की थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी, वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी और अब क्या हो रहा है, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको उन्होंने रास्ता दिखा दिया, हमको वो सीख सिखा दी जो उनको सिखानी थी।
जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मतमाती विजय मिटा दे गोले से चाहे झांसी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई आप तो चली गई, लेकिन आपकी हर बात ये भारतवासी याद रखेगा। आपका वो पाठ, आपकी जो दिशा है वो लोग याद रखेंगे। और अब कोई भी सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा और कोई भी चुप नहीं होगा, चाहे लोग हमारी झांसी को तोप से उड़ा दें, पर क्या है, गोलों से झांसी को हटा दे, लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तेरा स्मारक मतलब तू ही अपने लिए सबसे ऊपर है, हमारे लिए तो बाद में, लेकिन उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी कि पहली आज़ादी की लड़ाई एक औरत के दम पे इतनी आगे गई। आप पावर देख रहे, उस टाइम जब औरतों को इतना कोई रोल नहीं दिया जाता था। आज तो हम लोग बहुत लड़ते हैं कि फेमिनिज्म ये और वो, लेकिन उस टाइम कौन था लड़ने वाला, वो तो अपनी झांसी के लिए लड़ी। तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल से लिखी गई है और ये कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।